देखिए बिज़नेस तो प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर गया है। ना हम पेमेंट दे पा रहे हैं, हम ना हम डिसीजन कर पा रहे हैं। हमारे अगर कोई माल बाहर तैयार पड़े हैं वो वहीं पड़े हुए हैं, शिपमेंट नहीं हो पा रही। जो माल आ गए हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, जो क्लियर हो रहे हैं उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है कि किस वैल्यू पे वो क्लियर होने हैं। देखिए आपने 43% पैसे को डिवैल्यू कर दिया विद इन 3 मंथ। उसके नतीजे में हमारा कैश फ्लो ही नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया तो हम बैंक से भी पैसे नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया तो स्मगलिंग प्रमोट कर दी। तो स्मगल से आने वाली चीज़ें ना टैक्स देना, ना रिटेल में जाके उसने कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन, बल्कि शेल्फ्स तो भरी पड़ी हैं जिन चीज़ों के ऊपर आपने बैन लगाया। और बढ़ेंगी। हम अपना मुल्क चला रहे हैं, जो हमारी आमदन है उसका 20% डेफिसिट रख के, ज़्यादा खर्चा बाहर से लोन लेके, और हम जो है अपना मुल्क चला रहे हैं। इससे डबल कुछ 34-35 अरब रुपया तो हमने बैंकों को, इंटरनेशनल बैंक्स का लोन सूद दिया है। बिल्कुल इंटरेस्ट क्या, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ये ताजिर इंडस्ट्रियलिस्ट इस मुल्क के शेयर होल्डर हैं। आप अभी कम से कम शेयर होल्डर समझे। आप हमें कम से कम ला के बिठाएं कि ये कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है। आप हमारे खर्चे क्यों इतने ज़्यादा बढ़ गए, उनको कम करें ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर इजाज़त। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप चेन स्टोर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, और उनके साथ हमारे साथ प्याफ के वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं। डॉलर जो है वो हाथ से निकल गया है और जो रुपया है उसकी बेकदरी की इंतहा हो गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हुकूमत है वो कहीं नज़र नहीं आ रही, और कोई अहम फ़ैसले और कोई किसी किस्म की एमरजेंसी की जो सूरत हाल है वो भी आपको दूर दूर दिखाई नहीं दे रही। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। हमारे साथ ये मौजूद हैं, ये एक्सपर्ट राय रखते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब अपना बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो बताइएगा तारक साहब कि किस तरफ जा रहे हैं हम। देखिए बिज़नेस तो प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर गया है। ना हम पेमेंट दे पा रहे हैं, हम ना हम डिसीजन कर पा रहे हैं। हमारे अगर कोई माल बाहर तैयार पड़े हैं वो वहीं पड़े हुए हैं, शिपमेंट नहीं हो पा रही। जो माल आ गए हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, जो क्लियर हो रहे हैं उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है कि किस वैल्यू पे वो क्लियर होने हैं। देखिए आपने 43% पैसे को डिवैल्यू कर दिया विद इन 3 मंथ। उसके नतीजे में हमारा कैश फ्लो ही नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया तो हम बैंक से भी पैसे नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली हम डिफ़ॉल्ट करें। अब तो ये डिस्कशन है कि हमने डिफ़ॉल्ट में किस वक्त क्या मेजर्स लेने हैं। जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हवाले से हमें पता है कि अगर इंपोर्ट नहीं होंगी तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बनेंगी। अगर आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो नहीं बनना। तो आप क्या फ़ैसला करेंगे। तो बिज़नेस तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब इसका असरात कैसे होंगे, स्टेट क्या इसको रीस्टार्ट कर सकेगी, क्या स्टेट खुद डिफ़ॉल्ट करेगी, इन चीज़ों के ऊपर अब बहस है। अभी ये बताएं कि मतलब बहुत अहम बात की आपने, जब तक बिजनेसमैन टैक्स नहीं देगा तो मुल्क जो है वो चलाना मुश्किल है। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारी जो एलीट ये बैठी हुई है, क्या इनको बिल्कुल अदराक नहीं है कि अगर हमने फैसिलिटेट नहीं किया बिज़नेस को तो हम जो हैं हमारे जो हुकूमती इदारों के अखराजात है, हमारे अल्ले तल्ले जो हैं, उसके बाद दूसरे दिन हम जो असम्बलीज़ के इजलास बुलवा लेते हैं और फिर तीसरे दिन हम जो है इलेक्शन खेलना शुरू कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया और बिज़नेसमैन जो है उसके अंदर सकत ना रही कि वो आपको टैक्स दे सके, तो ये इनकी जो कार्रवाई हैं वो किस तरह चलेगी, ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। देखें टैक्स लेने के लिए इनके कोई उस तरह के ना प्लान है ना ऑब्जेक्टिव है। ये सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन को डिस्करेज कर रहे हैं। जैसे अभी आपने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया तो स्मगलिंग प्रमोट कर दी। तो स्मगल से आने वाली चीज़ें ना टैक्स देना, ना रिटेल में जाके उसने कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन, बल्कि शेल्फ्स तो भरी पड़ी हैं जिन चीज़ों के ऊपर आपने बैन लगाया। और बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ऑर्गेनाइज रिटेल है, आप उसको उसकी टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसके डे ऑफ कर रहे हैं। और जबकि आपकी एनर्जी प्रिजर्वेशन में आप कहते हैं कि रिटेल को बंद करना है जहाँ से टैक्स जनरेट होना है। आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के खाली प्लॉट के ऊपर जलने वाली बत्ती को बंद नहीं कर रहे। आप रात को 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट को रिड्यूस नहीं कर रहे। आप अपने ऑफिस में एनर्जी प्रिजर्वेशन के ऊपर नहीं जा रहे हैं। आप अपने मुल्क में होने वाले इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये स्टडी नहीं कर रहे कि इनमें कितनी एनर्जी एफिशिएंट हैं, उसके ऊपर कोई स्टडी नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई थीसिस आपके
पास नहीं है, कोई रिसर्च वर्क नहीं है। कोई रिसर्च वर्क नहीं है, तो आप वो एनर्जी के रिसोर्स जो महंगे हैं, नॉन प्रोडक्टिव हैं या एफिशिएंट नहीं है, उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑप्टिक्स के हवाले से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि जी रिटेल बंद कर दें। उससे क्या होगा, लोगों को नजर आएगा कि फैसले हो रहे हैं। आप रिटेल में एनर्जी विजिबल फैसले हो रहे हैं जी, एनर्जी 10% प्रिजर्व कर लें और 30-35% रेवेन्यू लॉस कर लें, बिजनेस का बेड़ा गर्क हो जाए। 30%-35% लॉस करेंगे रेवेन्यू का, तो आपका ये पॉपुलर डिसीजन है। डिसीजन पॉपुलर है। तो एक और चीज़ भी, अभी इन्होंने एक डिसीजन लिया कि जी हम जो टियर 2 के रिटेलर्स हैं, छोटे रिटेलर्स हैं, उनसे फिक्स टैक्स लेंगे, इनकम टैक्स। नोटिफिकेशन के ऊपर आप जाके उससे सेल टैक्स ले रहे हैं और वो मीटर्स के ऊपर ले रहे हैं। और आपको पता है 99% जो मीटर है वो मालकान के नाम पे है, बिजनेस के नाम पे नहीं है। तो आपने वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो मैयर्स लेने थे, उसका जो पैरामीटर अडॉप्ट करना था, वो तो किया ही नहीं। अब आने वाले दिनों में छोटे ताजर भी सड़कों पे आ जाएंगे, वो हड़ताल करेंगे, उनसे लेने वाला टैक्स, आप उसको चोर भी कहेंगे, टैक्स भी लेंगे। जब ये चीज़ हम जाके उन्हें बताते हैं, वो कहते हैं हमें तो इसका पता ही नहीं, समझ ही नहीं आई। समझ ही नहीं आई। तो मैं नहीं समझता, मैं तो बड़ी देर से 2.5-3 साल से हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मुआहदों के हवाले से और पॉइंट ऑफ सेल की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काम कर रहा हूँ। हमेशा से आप एक्टिव रहे हैं। तो मुझे नहीं नज़र आता कि इनके पास कोई विल और कैपेसिटी है, ये इसका कोई फोकस है इन चीज़ों पे। जो फैसले कर रहे हैं ये सस्टेनेबल फैसले नहीं है। जिन मुल्कों की आपने आइटम बैन की है, उन्होंने अगर आपकी इंपोर्ट बैन कर दी, फिर आप क्या करेंगे? नाज़रीन, नहीं नज़र आता कि कोई इनके पास विल और कैपेसिटी है, फुकदान है बहुत ज़्यादा जो फैसले कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं दिल भाई, ये सारी सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के साथ हो क्या रहा है। हम जब तक हम मसले का हल नहीं ढूंढेंगे, मसले को रियलाइज़ ही नहीं करेंगे, मसले को ढूंढेंगे नहीं, हमारा हाल तो वो है कि हम अपने दर्द के लिए सिर्फ पैराडोल खा लेते हैं, डिस्प्रिन खा लेते हैं, ये नहीं देखते कि वो मसला हुआ कहाँ है, किस वजह से हुआ है, क्या सर दर्द के कैंसर है। बिल्कुल। अब वो सर दर्द जो है ना, वो खुदा न खास्ता कैंसर में बदलने वाली स्टेज आ गई हुई है, और शायद चौथी स्टेज वाली स्टेज ना आ जाए। देखिए, आपने घर को चलाने के लिए बुनियादी असूल बनाया हुआ है कि आपका जो आमदन है उससे कम खर्चा हो, और घर चलते हैं। गरीब से गरीब बंदा भी सर्वाइव करता है, अमीर से अमीर बंदा भी सर्वाइव करता है। हम क्या कर रहे हैं बहैसियत ये पाकिस्तानी कौम के? हम अपना मुल्क चला रहे हैं, जो हमारी आमदन है उसका 20% डेफिसिट रख के, ज़्यादा खर्चा बाहर से लोन लेके, और हम जो है अपना मुल्क चला रहे हैं। इस दफ़ा का बजट डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ें, उसमें पहली बात आपको ये समझ में आती है कि हम जो अपना पेट काट कर अपने दिफा के लिए पैसा लगाते हैं ना, 1700 और कुछ अरब रुपया, जो कि हमारी लाइफ लाइन है, उससे डबल कुछ 34-35 अरब रुपया तो हमने बैंकों को, इंटरनेशनल बैंक्स का लोन सूद दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट क्या, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। मैं हैरान हूँ। 50% के करीब हमारे बजट का जो है वो इंटरेस्ट पे जा रहा है। 9,000 अरब रुपया अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपने बजट बनाया है, तो 3500 अरब रुपया तो आप लोन डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। ये कहाँ का, ये कौन चला रहा है यार मुल्क? ये मतलब जाहिर है ये सिविल ब्यूरोक्रेसी चला रही है वाला। फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे हम 22 करोड़ अवाम के साथ, ये ताजिर इंडस्ट्रियलिस्ट इस मुल्क के शेयर होल्डर हैं। आप हमें कम से कम शेयर होल्डर तो समझें। आप हमें कम से कम ला के बिठाएं कि ये कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है। हमारे खर्चे क्यों इतने ज़्यादा बढ़ गए, उनको कम करें ना। पूरी दुनिया में डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं, पूरी दुनिया में लोन जो है वो एक्सटेंड होते हैं। आप बात करते हैं कि जनाब हमारी इस वक्त जो आमदन है, लेट से 6,000 अरब रुपये है, हम 3500 अरब रुपया डेट सर्विसिंग का नहीं दे सकते। आप उसके मुनासिब जो चार्जेस हैं वो लेके उसको ज़रा थोड़ा कम कर दें। प्राइवेट बिजनेसमैन के साथ भी होता है, इंडिविजुअल्स के साथ भी होता है, कंपनीज के साथ भी होता है, और मुल्क भी करते हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बने हुए हैं, हम IMF के मेंबर हैं, वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, हम उनको हर सालाना फीस देते हैं। IMF का काम है हमें इस तरह की सिचुएशन में आके बेल आउट करें। हम क्यों नहीं उनको कहते कि जी इस वक्त हम क्राइसिस में हमें बेल आउट कर, हमने तो आपकी मेंबरशिप ली हुई है, हम आपको चार्जेस पे करते रहें। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी मेंबरशिप का कि अगर आपने हमें श्रीलंका बनाना है। एक एडिशन और मैं करना चाहूँगा कि मुशर्रफ के बाद से अब तक जो हुकूमत को चलाने का जो खर्चा है वो कई गुना बढ़ चुका है, कई गुना बढ़। स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप पुलिस का स्ट्रक्चर देखें, सिविल ब्यूरोक्रेसी का देखें, जुडिशरी का देखें, बाकी स्ट्रक्चर देखें, तो आपके वो जो कॉस्ट है वो एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है।
फिर उसके अंदर किकबैक्स हैं, कमीशन हैं, स्पेंडिंग बिहेवियर्स हैं, और फिर लग्जरी है जो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करते हैं, जो लग्जरी और प्रोजेक्ट। ना परफॉर्मेंस है और ना कहीं इंसाफ है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो पे कर रहा है, जो टैक्स पे कर रहा है ना, उसने सेहत भी ख़रीदनी है, उसने तालीम भी ख़रीदनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंसाफ भी ख़रीदना है। तो इस सिचुएशन में आप जिस तरफ जा रहे हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आप इससे हट के किसी और तरफ नहीं जा सकते। लेकिन हमसाया मुल्क है हमारा इंडिया, 1991 में वो इस गर्दाब में फंसा था, लेकिन एक ही साल के अंदर उन्होंने IMF से भी जान छुड़वा ली। अपना जो उनका करोड़ों अपना टनों के हिसाब से जो सोना था जापान के बैंक ऑफ जापान में पड़ा था, स्विट्ज़रलैंड में पड़ा हुआ था, इस तरह दूसरे मुल्क, उन्होंने उसी साल वापस मंगवा लिया और IMF से भी जान छुड़वा ली। तो क्या हम जो है कोई ख़ास खमीर है कि हमें समझ नहीं आती? देखें, एक और चीज़ भी मैं ऐड करूं, ये जो मौजूदा एनर्जी पॉलिसी है ये इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, और इंडिया में उन्होंने इसको पैक कर दिया और इसको आगे नहीं लेके चले। तो पाकिस्तान ने इस एनर्जी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। आज के दिन में, आज जब सारी चीज़ें आप घुमा के एक जगह जब पहुंचते हैं ना, तो इस वक्त आपकी इंपोर्ट 50% इंपोर्ट एनर्जी के रिलेटेड है। आपकी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी महंगी एनर्जी है, आपका कास्ट ऑफ डूइंग में सबसे मेजर रोल एनर्जी का है। तो आज एक पॉलिसी ने आपको नेचुरल डेथ से की बजाय सडन डेथ की तरफ लेगी। तो आप इस पॉलिसी को खान साहब की हुकूमत भी मैनेज नहीं कर पाई, उस तरह से डिसीजन नहीं ले सकी। तो आपके मुल्क में जो माफियाज काम करते हैं, कार्टल्स जो काम करते हैं, आप उसको भी काबू नहीं कर सके। तो आपने कैसे इन चीज़ों का डिसीजन करना है? जी नाज़रीन, यहाँ पे कार्टल्स, यहाँ पे रिश्वत और यहाँ पे और इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो अपनी रूट्स जो है इतनी मजबूत कर चुकी हैं कि मुल्क जो है वो दिन ब दिन जो है अबतरी की तरफ जा रहा है। हमारे जो लीडरशिप है खुदारा उनको होश के नाखुन लेने चाहिए और समझने की उनको अल्लाह ताला जो है थोड़ी सी ताकत भी दे दे कि अगर बिज़नेस नहीं रहेगा, अगर इकानमी नहीं रहेगी तो इनकी जो अपना अयाशियाँ हैं, इनकी जो आसाइशात हैं, इनके जो अखराजात हैं और इनकी दूसरे जो अल्ले तल्ले हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अपने लिए ही कम से कम इनको जो है ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इकानमी जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। शर्मनाक बात है कि हम इथियोपिया, युगांडा और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भी हम पीछे चले गए हैं। कभी हम कहते थे कि ये टके का बंदा नहीं है, ये टका टोकरी हो गया। आज हमारा रुपया जो है वो दुनिया भर में टके से भी जो है बदतर है। तो नाज़रीन, ये सूरत बहुत ही अलार्मिंग है, इसके ऊपर फौरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे और फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है NCOC जैसे अदारे जो हैं वो बनाए गए। उस तर्ज पे मुआशी जो एमरजेंसी है वो नाफिज करनी पड़ेगी और इस तरह के अदारे बना के फौरी तौर पे हल का अपना मसाइल का हल तलाश करना होगा। मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।